Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to discuss how to study paper number 18, that is GST and custom law. So मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे किया था ये वाला पेपर का प्रिपरेशन. सो इधर इंस्टीट्यूट ने जो भी वेटेज दिया है वो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे. सी फॉर एडवांस इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्रैक्टिस इट इज़ 80 मार्क्स एंड टैक्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इट इज़ 20 मार्क्स. लेकिन उसके बाद जो इन डिटेल हम लोग को बाइफर्गेशन दिया है वो हम लोग देखेंगे. सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड रूल्स दैट इज़ 50 मार्क्स, कस्टम लॉ 20 मार्क्स, उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज 10 मार्क्स एंड लास्ट इज केस स्टडी एनालिसिस 20 मार्क्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि इंटर में जो भी हम लोग का जीएसटी था और कस्टम लॉ का जो भी पार्ट था वो और फाइनल का जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी का पेपर नंबर 18 है वो मोर और लेस सेम ही है. मतलब ऑन एंड अराउंड 80% तो पूरा सेम ही है इंटर का. तो इंटर में आपने अगर अच्छे से जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स किए हैं तो आप लोग को पेपर 18 में सीएमए फाइनल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. बचे हुए जो भी 20% है ना वो नया क्या है, इधर केस स्टडी एनालिसिस हम लोग को दिया है 20 मार्क्स का. इसका भी टेंशन मत लो. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप लोग इजीली केस स्टडी खुद के थिंकिंग के ऊपर आप लोग सॉल्व कर सकते हो. सो इधर हम लोग इंडेक्स से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग को इसका प्रिपरेशन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके लिए 50 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है. तो मेन जो सब्जेक्ट है ये जीएसटी के बारे में ही है तो इसका ज़्यादा वेटेज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है. देखिए 25 स्टडी नोट है जीएसटी के लिए हम लोग को दिया हुआ है. उसके बाद कस्टम लॉ स्टार्ट होता है. सो 25 स्टडी नोट है ना, उसमें से मैंने कितना किया था यही मैं आपको बताऊंगी. मतलब इन डिटेल कितना किया तो सब कुछ था. मतलब एक बार एटलीस्ट रीड तो किया था, करना ही पड़ता है क्योंकि डायरेक्टली हम लोग कुछ भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं. सो जो भी दिया है वो हम लोग के नॉलेज के लिए ही दिया है. तो स्किप पूरा नहीं करना है, 1-2 बार रीड करना है. लेकिन जो पार्ट हम लोग को अच्छे से करना चाहिए ताकि हम लोग को मार्क्स के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कौन से स्टडी नोट बहुत डिटेल में किए थे, कौन से 1-2 बार रीड किए थे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ये जो पेपर नंबर 18 है इसमें मुझे 62 मार्क्स मिला था. इसका भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था क्योंकि ग्रुप 4 मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम में हुआ था. सो मैंने मेरे मार्क्स इसीलिए बताए हैं कि मिनिमम स्टडी करके, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग अगर जॉब पे हो तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा. तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसे केस में भी मिनिमम स्टडी करके भी आप लोग एग्जामिनेशन तक इजीली पहुंच सकते हो अगर आप लोग जितना पार्ट कर रहे हो वो अच्छे से करोगे. तो करना तो सब कुछ है लेकिन एक बार 2-2 बार रीड करना है और जो पार्ट अच्छे से करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये मार्क्स बताने के पीछे मेरा यही इंटेंशन था कि आप लोग भी मेहनत करो, अच्छे से स्टडी करो तो आप लोग भी इससे ज़्यादा मार्क्स इजीली अच्छे मार्क्स ला पाओगे. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैंने कौन से स्टडी नोट डिटेल में किए थे. सी स्टडी नोट नंबर 1. अभी ये जो स्टडी नोट नंबर 1 है वो तो बेसिक्स है. मतलब जीएसटी का किधर से जीएसटी स्टार्ट हो गया उसका कॉन्सेप्ट, तो फंडामेंटल्स ऑफ जीएसटी एंड ऑल नीड, उसके बाद ड्यूअल कॉन्सेप्ट, वो सब मतलब पूरा जो भी इंट्रोडक्शन है, थियरी जो भी पार्ट है जीएसटी का वो हम लोग को दिया हुआ है. तो ये प्लीज़ स्किप मत करो क्योंकि इसका यूज़ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में इसका यूज़ हो सकता है और शॉर्ट नोट्स में ना कभी कभी इसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूछे जाते हैं. यानी कि एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, नीड ऑफ जीएसटी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. तो हम लोग को तो लगता है कि नहीं ये बहुत बेसिक है तो ये नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आता है. तो प्लीज़ इसको किसी भी हालत में स्किप मत करो. प्लीज़ रीड करके जाओ ताकि आप लोग को लिखते वक्त आइडिया आ जाए कि हम लोग को क्या लिखना है. सो नंबरिंग करते वक्त हम लोग इसको फर्स्ट नंबर करेंगे ताकि हम लोग का इसका जो भी शॉर्ट नोट वाला मार्क्स है वो सिक्योर हो जाए. नेक्स्ट इज़ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. ये जो पार्ट है ना वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें स्कोप है, मतलब कैसे चार्ज किया जाता है, उसके बाद कंपोजिशन हो या फिर एग्जाम्पशन हो, वो सारे कॉन्सेप्ट, लायबल पर्सन कौन रहता है, वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें है. तो सेकंड नंबर पे ये हम लोग को करना ही चाहिए. देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
ये रीडिंग द रेट शेड्यूल, मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, खाली एक बार रीड करोगे तो भी चल जाएगा। सो इसको हम लोग 3rd नंबर दे देते हैं, तो रीड कर लोगे आप लोग। उसके बाद है ना, ये अभी जो पार्ट है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी एंड नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। सो टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ जीएसटी, टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी, इसके ऊपर से क्वेश्चन आता ही है। मतलब एक तो टाइम एंड प्लेस के ऊपर आता है, या फिर वैल्यू एंड प्लेस के ऊपर आता है, या फिर वैल्यू एंड टाइम के ऊपर आता है। ऐसा कॉम्बिनेशन करके कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एक के और को दूसरा आ सकता है। तो प्लीज़ ये वाला पार्ट स्किप मत करो, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करके लेना चाहिए, और ये आपको क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि है ना वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई और ज़्यादातर प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा जाता है कि सर्विस इधर दिया था तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई किधर होगा, या फिर ऐसा कुछ, सर्विस प्रोवाइडर इज़ इन अनदर सिटी, सर्विस रिसीवर इज़ इन अनदर सिटी, सो इसका कैसे हो सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई। सो ऐसे टाइप के ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केस स्टडी में भी ऐसा आता है। केस स्टडी यानी कि क्या रहता है, जो लास्ट वाला 20 मार्क्स का पार्ट है, तो केस स्टडी में क्या होता है कि हम लोग को केसेस दिया रहता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आप लोग इसमें बताओ कि क्या होगा, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, या फिर रजिस्ट्रेशन करना जो भी है वो लायबल है कि नहीं, ये पर्सन, उसका जो भी टर्नओवर है वो इतना है, वो ऐसे सब जो चीज़ें रहते हैं ना उसको हम लोग केस स्टडी बोलते हैं। सो अगर आपको ये सब नॉलेज अच्छे से है ना, टाइम, प्लेस, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी, सो आप लोग केस स्टडी भी इजीली कर पाओगे। सो हम लोग को ये स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में। सो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए 4 दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए 5 दिया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हम लोग ने 6 नंबर दे दिया। उसके बाद है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लोग को पता है कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये भी हम लोग को करके लेना चाहिए। सो इट इज़ 7 एंड लास्ट वन इज़ 8, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, मतलब कौन रजिस्टर करता है, क्यों रजिस्टर करता है, उसका लिमिट क्या है, वो सब, और उसका प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर क्या होता है, क्या फिर कैंसिलेशन कैसे हो सकता है, रिवोकेशन कैसे होता है, डीम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें दिया है। और ये जो पार्ट है ना, ये स्टडी नोट, शॉर्ट नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट में रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बना के भी पूछा जा सकता है। तो मैंने क्या किया था, जो भी फर्स्ट स्टडी नोट है उधर से लेके स्टडी नोट नंबर 8 तक सीरियली अच्छे से किया था। उसके बाद स्टडी नोट नंबर 9 से लेके पूरा स्टडी नोट नंबर 25 तक मैंने सिर्फ 1 या फिर 2 बार रीड किया था। स्टडी नोट नंबर 9 से स्टडी नोट नंबर 25 तक मैंने सिर्फ 1 या फिर 2 बार रीड किया था। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि ये कुछ स्टडी नोट है ना वो बहुत ही छोटे हैं, उसमें छोटे कॉन्सेप्ट्स खाली हम लोग को दिया है नॉलेज के लिए, तो मैंने उसको सिर्फ 1-2 बार रीड करके छोड़ दिया था। उसके बाद है ना मैंने इम्पोर्टेंस दिया कस्टम लॉ को। तो अभी क्या हुआ, जीएसटी के लिए 50 मार्क्स अलॉट किए थे, तो उसमें से हम लोग ने जो भी मेजर पार्ट था, यानी कि स्टडी नोट नंबर 1 टू स्टडी नोट नंबर 8 वो मेजर पार्ट करके लिया। सो ऑन एंड अराउंड उसके ऊपर हम लोग का कम से कम पकड़ लो 25 मार्क्स तो सिक्योर हो गया। 20 to 25 मार्क्स, अगर 20 मार्क्स भी पकड़ लेते हो तो 20 मार्क्स सिक्योर हो गया। और उसके बाद कस्टम लॉ आता है। तो कस्टम लॉ तो बहुत इजी है। कस्टम लॉ में हम लोग को ज़्यादातर थियरी के ऊपर ध्यान देने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सम्स है। कस्टम्स लॉ में जो भी इंटर में हम लोग ने किए थे वैसे ही टाइप के सम हम लोग को इधर कस्टम लॉ में करने हैं। मोर और लेस आप लोग सम्स अगर चेक करोगे ना तो सेम ही है। जो स्टार्टिंग के सम है ना पूरा इंटर का ही सम इसमें दिया हुआ है। तो कस्टम लॉ का टेंशन नहीं है, हम लोग को 20 मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाएगा। सो जीएसटी में से ऑन एन एवरेज 20 to 25 मार्क्स हम लोग ने पकड़ लिया। सो इधर 20 मार्क्स यानी कि अराउंड 45 मार्क्स हम लोग का रेडी हो चुका है। सो कस्टम लॉ में पूरा ही हम लोग को कर लेना चाहिए। दैट इज़ ये तो थियरी है। सो थियरी में अगर शॉर्ट नोट में पूछा जाए तो आ सकता है। सो 1 तो कस्टम लॉ हम लोग अलग नंबरिंग करें। सो 1 2 ये पूरा थियरी है। सो 3
थियरी है। उसके बाद वैल्यूएशन में सम्स आई थिंक स्टार्ट हो जाते हैं। सो इधर 4 5 प्रोसीजर है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 7 to 8 मार्क्स ऐसा कुछ। तो उसके बाद 6 फॉर वेयर हाउसिंग, देन 7 ड्यूटी ड्रॉबैक में भी कुछ सम्स है तो वो भी हम लोग को कर लेना चाहिए। ड्यूटी ड्रॉबैक ये भी एक अच्छा पार्ट है। सो ये पार्ट भी स्किप कुछ भी मत करो इसमें से, तो इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ड्यूटी ड्रॉबैक इज 7, बैगेज एंड पोस्टल आर्टिकल्स इज 8। उसके बाद है ना 8 तक आपने किया बैगेज एंड पोस्टेज वाला पार्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर कॉन्सेप्ट्स में ना पूरा थियरी भर भर के दिया हुआ है, तो प्लीज़ एक दो बार रीड करके लेना, ज़्यादा डीप में नहीं गए तो भी चलेगा। देन स्टडी नोट नंबर 10 दैट इज़ कस्टम, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड कंसेशनल रेट ड्यूटी एंड ऑल, वो भी थियरी है, ज़्यादा कुछ नहीं, 4 पेजेस का थियरी, 3 to 4 पेजेस का थियरी कुछ है, तो वो आप लोग लास्ट में कर लो। सो मेजर पार्ट जो है ना वो इधर तक ही है, स्टडी नोट नंबर 1 से लेके स्टडी नोट नंबर 8 तक। आप लोग को याद रखने में बहुत आसान है। जीएसटी में भी हम लोग ने स्टडी नोट नंबर 1 to 8 ही किया, अभी कस्टम में भी हम लोग ने स्टडी नोट नंबर 1 to 8 ही किया, क्योंकि आगे तो थियरी है ना, तो एक दो बार हम लोग रीड करेंगे। जीएसटी में भी वैसे ही हम लोग ने किया था। उसके बाद ये सर्च सीजर वो वाला पार्ट भी आप लोग, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग कर सकते हो, बट पूरा जो भी बुक है, मतलब पूरे जो भी टॉपिक्स है स्टडी नोट्स है, प्लीज़ एक दो बार रीड करो ही, कुछ भी ऐसा मत छोड़ो कि आप लोग को कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। सो डोंट स्किप एनीथिंग डायरेक्टली, जस्ट रीड 1 or twice, सो आप लोग को कुछ भी रिस्क नहीं होगा। इधर स्टडी नोट नंबर 11 है, सो रीड कर लो। उसके बाद कंप्रहेंसिव इशू अंडर कस्टम्स, वो भी रीड कर लो। हाँ, अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दैट इज़ फॉर 10 मार्क्स, ये आप लोग स्किप मत करो, क्योंकि इसमें भी कुछ सम्स रहते हैं। तो पास्ट पेपर्स या फिर मॉक टेस्ट में आप लोग को इसका सम्स मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा तो मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, और ऑफलाइन एग्ज़ाम में तो पास्ट पेपर्स में आप लोग को फॉरेन ट्रेड का क्वेश्चंस मिल जाएगा। सो 10 मार्क्स का ये जो पार्ट है वो आप लोग को करना ही चाहिए। सो ऑन एन एवरेज हम लोग का 45 मार्क्स हुआ था जीएसटी और कस्टम मिला के, इधर का 10 मार्क्स यानी कि 55 मार्क्स हो गया। तो उसके बाद 20 मार्क्स हम लोग का अभी भी बाकी है। सी जीएसटी का 50, देन इसका कस्टम लॉ का सेक्शन है वो 20 मार्क्स का है, और ये फॉरेन का 10 मार्क्स का है। सो 80 मार्क्स हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। 20 मार्क्स हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा था, दैट इज़ फॉर केस स्टडी। सो इधर हम लोग ने जीएसटी में अगर 25 मार्क्स हम लोग ने लाए, उसके बाद कस्टम में हम लोग ने एवरेज 20 मार्क्स तो मिल जाएगा क्योंकि वो ईजी है। फॉरेन में 10 मार्क्स मिला तो कितना हो गया हम लोग का 25 + 20 + 10 यानी कि 55 मार्क्स हम लोग का सिक्योर हो गया। अभी हम लोग केस स्टडी के बारे में देखते हैं। केस स्टडी में क्या है, हम लोग को सिचुएशन दिया जाता है, हम लोग को पूछते हैं कि ऐसी सिचुएशन है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग का आंसर क्या होगा। सो वही हम लोग को बताना है, इन सब के नॉलेज के बेसिस के ऊपर ही हम लोग को वो करना है। सो केस स्टडी में ऑन एन एवरेज आप लोग को 10 to 15 मार्क्स तो आ ही जाना चाहिए। चलो कम से कम 10 मार्क्स पकड़ लो, तो 55 मार्क्स हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुआ था काउंट करने के बाद, 10 मार्क्स उधर का पकड़ लो, 65 मार्क्स हो गया। अभी भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स का मार्क्स बाकी है। सो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग अगर पकड़ेंगे तो ऑन एन एवरेज हम लोग का जो भी प्रिपरेशन है वो 75 to 80 मार्क्स के लिए हो जाएगा। तो 75 to 80 मार्क्स का तो एटलीस्ट आप लोग ईजीली लिख सकते हो। तो 75 to 80 मार्क्स का कम हो कि आप लोग का 65 to 70 मार्क्स तो ईजीली आ ही जाएगा। सो इधर हम लोग ने पूरा डिस्कस किया कि हम लोग को जीएसटी और जो भी केस स्टडी रहता है वो पार्ट कैसे करना है। सो मैं आप लोग को एक बार और रिवाइज करा के दे दूँ कि क्या क्या हम लोग ने डिस्कस किया। सी जीएसटी का जो पेपर है दैट इज़ पेपर नंबर 18, वो हम लोग का वैसे देखा जाए तो 4 पार्ट में डिवाइड है। दैट इज़ फॉर जीएसटी इट इज़ 50 मार्क्स, फॉर कस्टम इट इज़ 20 मार्क्स, फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो भी है उसके लिए 10 मार्क्स, तो कितना हुआ 80 मार्क्स, बचा हुआ 20 मार्क्स केस स्टडी के लिए दिया हुआ है। तो जीएसटी के लिए 50 मार्क्स बोला है, उसमें हम लोग ने क्या डिसाइड किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी नोट नंबर 1 to स्टडी नोट नंबर
8 यानी कि रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, उधर तक हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद जो भी स्टडी नोट नंबर 9 है उधर से लेके स्टडी नोट नंबर 25 तक 1-2 बार ही रीड करेंगे, ताकि हम लोग को उसका नॉलेज भी आ जाए और हम लोग को एग्ज़ाम में रिस्क भी ना हो। तो इसीलिए हम लोग उसको 1 to 2 टाइम्स रीड करेंगे। सो इधर हम लोग का जीएसटी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज़ कस्टम लॉ। कस्टम लॉ में हम लोग ने डिसाइड किया कि स्टडी नोट नंबर 1 से लेके स्टडी नोट नंबर 8 तक हम लोग अच्छे से करेंगे, ताकि कस्टम लॉ का भी टेंशन चला जाएगा। सो स्टडी नोट नंबर 1 to 8 अच्छे से करेंगे, और स्टडी नोट नंबर 9 and 10, 11 and 12 हम लोग 1-2 बार रीड करेंगे, तो कस्टम का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा फॉर 20 मार्क्स। देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ फॉर 10 मार्क्स। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो भी पार्ट है वो हम लोग करेंगे। सो 10 मार्क्स हम लोग का सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या, केस स्टडी। केस स्टडी का मैंने आप लोग को बोला कि ज़्यादातर कैसे रहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर रजिस्ट्रेशन, कौन लायबल है कौन नहीं है, वो सब हम लोग को उसके ऊपर केस स्टडी पूछा जाता है। तो अगर आप लोग ने ये जो भी पार्ट मैंने बोला वो अगर अच्छे से किया है तो आप लोग के पास नॉलेज तो है, क्योंकि हम लोग ने उधर टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई कवर किया है, रजिस्ट्रेशन कवर किया है, तो केस स्टडी तो आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाओगे। सो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, वो अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आप जॉब पे जाते हो तो वो रीज़न से या फिर किसी और रीज़न से अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो आप लोग ऐसे करके भी पास हो सकते हो, ईज़िली आप लोग पास हो सकते हो और स्कोर भी कर सकते हो। मैंने यही स्ट्रेटेजी तो फॉलो की थी, तो मेरा 62 मार्क्स आया था। तो अगर आप लोग ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके और भी मेहनत किया इसके ऊपर, तो आप लोग का ईज़िली 70 क्रॉस हो जाएगा। तो मैंने इधर मेरा स्ट्रेटेजी क्या था वो आपके साथ शेयर किया है। तो इधर जीएसटी का करते वक्त है ना, प्रैक्टिकल सम्स है ना, वो कुछ भी मत छोड़ना, जीएसटी रहने दो या फिर कस्टम या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कौन से भी आप लोग कर रहे हो ना, ये जो स्टडी नोट हम लोग ने मार्क की है, तो उसमें ना प्रैक्टिकल सम्स जो भी रहता है वो बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ना टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग को सम्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। सम्स भी कैसे रहते हैं, केस स्टडी के हिसाब से ही रहता है। मतलब सर्विस प्रोवाइडर एक सिटी में है, सर्विस रिसीवर दूसरी सिटी में है, या फिर उसका सर्विस किसी और सिटी में हो गया, मतलब प्रोवाइड किया, तो ऐसा कुछ केस दिया जाता है। उसी के हिसाब से हम लोग को डिसाइड करना रहता है कि व्हाट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई, या फिर व्हाट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो या फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक पर्सन है, उसका ये टर्नओवर है, तो वो लायबल है कि नहीं, कंपोजिशन के लिए क्या क्या है, वो सब, मतलब कंपोजिशन का स्कीम कौन ले सकता है, वो सब हम लोग को ऐसे कुछ पूछा जा सकता है। तो मैंने ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी बनाया था कि इतना इतना पार्ट करके भी हम लोग ईज़िली क्लियर तो हो सकते हैं और अच्छे से एग्जामिनेशन तक पहुंच सकते हैं, और अच्छा और भी मेहनत किया तो और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।